सो क्लास 10th इस वीडियो में मैं ओसवाल्ड बुक जो मैथ स्टैंडर्ड है उसका प्रैक्टिस पेपर 2 करवाऊँगा। ठीक है, इसके हम एमसीक्यूज़ करेंगे। और सेम डे पे मैंने इससे पहले वाली वीडियो भी अपलोड करी, यानी प्रैक्टिस पेपर 1 के एमसीक्यूज़ के करे हुए हैं, तो उसको भी देख लेना अगर एमसीक्यू को अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो आप तो। अभी मैं एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ 1-2 दिन थोड़ा, क्योंकि देखो एमसीक्यू एक बेस्ट एलिमेंट या फिर एक तरह से मान लो बेस्ट मटेरियल की तरह काम करेगा हमारे लिए, जिससे हम कॉन्सेप्ट्स को कम समय में अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकें। ठीक है, और इससे भी पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो अभी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब अगर तुम ये पहला क्वेश्चन देखोगे तो इसमें कह रहा है ए 3² 5x है, और बी 3² 5 और 7 है, और सी अगर 3² 5 और 11 है, और इनका एलसीएम ये है, तो एक्स बताना क्या आएगा। देखो फर्स्ट ए हमारे पास 3² इंटू 5x था, एंड बी जो था हमारे पास 3² इंटू 5 इंटू 7 था, एंड देन सी जो था 3² इंटू 5 इंटू 11 ये दिया हुआ है। ठीक, और हमारे पास इनका एलसीएम गिवन है जो कि है 3465। तो अब कैसे करें। देखो एलसीएम में हम जानते हैं कि जो पहले तो कॉमन लिया जाता है, इनमें जो हाईएस्ट पावर होगा उस मतलब एलसीएम के टाइम पे हाईएस्ट लिया जाता है। तो देखा जाता है 3² है हमारे पास हाईएस्ट में, और इसमें देखोगे तो 5x पहले में है, बाकी में 5 है, तो ये तो 1 है। अगर ये कुछ भी होगा तो 5x ही लिया जाएगा हाईएस्ट, देन बचे हुए नंबर को मल्टीप्लाई लिख दो। ठीक है, ये हमारा एलसीएम बनता है इन प्राइम फैक्टर्स केसेस। अब देखो एलसीएम हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 3465 है। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, 5x को अपनी साइड रख देंगे, बाकी वैल्यूज़ को दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 3² नीचे आएगा, तो 3 इंटू 3 लिख लो इसको, 11 आ गया, देन 7 हो गया। अब देखो 3 का अगर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि नंबर का अगर सम, नंबर के डिजिट्स का अगर सम 3 के मल्टीपल आ रहा है तो वो 3 से डिवाइड हो सकता है। ये आ रहा था इसलिए ये 3 से कट जाएगा 1 1 5 5 में। अगेन ये कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, वो 2 लगेगा, तो 3 8 ज़ा 24, 1 लगेगा 5 हो गया। ये 11 से डिविजिबल हो रहा है 3 टाइम्स और 5 में, और 35 हम जानते हैं 7 से 5 टाइम्स में कट जाएगा। तो इधर हमारे पास 5x इक्वल्स टू 5 आ रहा है, और कॉमन सा रूल होता है बेस सेम है तो पावर सेम होता है। तो इस हिसाब में अगर हम कंक्लूड करें तो x की वैल्यू जो है हमें क्या मिल रही है 1, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड में कह रहा है कि डिस्टेंस बताना है 5 - 2 का x एक्सिस से कितना है। प्रैक्टिस पेपर 1 में देख लेना, उसमें सिमिलर यही क्वेश्चन बताया था। अब बहुत सिंपल तरीके से बताया हुआ है मैंने कि अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है किसी पॉइंट का तो बस y वैल्यू देखो, -2 दे रखा है तो 2 यूनिट का डिस्टेंस होगा। अब याद रखना इसमें -2 भी दिया हुआ है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए आप सी नहीं पिक करोगे, बी पिक करोगे। अब थर्ड क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो थर्ड में कह रहा है 4x + ky इक्वल्स टू 6 अगर है, और 6x + 9y + 2 है हमारे पास, और ये पैरेलल लाइन की इक्वेशंस है। ठीक, तो k की वैल्यू बतानी है। तो देखो इक्वेशन क्या दे रखा है, 4x + ky इक्वल्स टू 6। दूसरे वाले में c पार्ट जो है यानी जो 2 है वो LHS में है, बट पहले इक्वेशन में ये RHS में है, तो मैं उसको साथ साथ ही साथ RHS में भी ट्रांसफ़र करके लिख लूँगा, -2 हो जाएगा। अब देखो पैरेलल केस में सी पार्ट का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल अगर लाइन है तो उसमें A1/A2 B1/B2 का रेशियो बराबर होता है, बट C1/C2 का रेशियो बराबर नहीं होता, और पैरेलल में कोई सोल्यूशन नहीं आता, ये इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, A1 हमारे पे 4 है, एंड A2 हमारे पे 6 है, B1 हमारे पे K है, और B2 हमारे पास 9 आया है। बस अब इसको सॉल्व कर दो। 2 से कटेगा 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, और 3 से हम जानते हैं 9 कट जाता है 3 टाइम्स में, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, तो K की वैल्यू 6 आ गई। ठीक, समझ गए। अब देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है इसको मैं इस नेक्स्ट सीट पे समझा दे रहा हूँ। फोर्थ वाले में कहा गया है कि अगर कोसेक थीटा + कोट थीटा y है तो कोसेक - कोट क्या होगा। तो देखो तुमने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, उसका हम इसमें यूज़ करेंगे। क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 है। अब देखो तुमने एक छोटी सी आइडेंटिटी पढ़ी होगी छोटी क्लास से, और अभी भी नहीं पता है तो डूब मरो।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये हर बच्चे की जुबान पर रट जाता है अगर उसने सही में थोड़ी बहुत भी ईमानदारी अपनी पढ़ाई में दिखाया हुआ है तो। अब अगर ये आइडेंटिटी मैं इसमें अप्लाई करूँ तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा देन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और इक्वल में क्या था 1। और क्वेश्चन में देखोगे तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू वाई दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा वाई, बाकी जो है सेम एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, अब हमें कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू पता करनी थी, तो वाई दूसरी साइड जाएगा तो 1/y आ जाएगा। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास यानी सी आ जाएगा। क्लियर। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन फिफ्थ को समझना, और ये आपके एनसीईआरटी पे बेस्ड है। कह रहा है कि पी क्यू आर एक कोऑर्डिनेटर है जो सर्कमस्क्राइब्ड हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दूँ, ठीक, और पी क्यू आर एक कोऑर्डिनेटर बनाता हूँ जो इस पे सर्कमस्क्राइब्ड है, प्लीज़ इग्नोर द ड्राइंग। ये P है, Q है, R है एंड S है, और ये कह रहा है कि QR की लेंथ 9 है, 9 सेंटीमीटर, एंड RS की लेंथ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, एंड PS की लेंथ यहाँ पे 4 है। तो आपको PQ की लेंथ बतानी क्या होगी। अब देखो सर्कल चैप्टर में एक क्वेश्चन था जिसमें हमने इसकी प्रूविंग करी हुई थी। अगर आपको आता है तो बेस्ट है, नहीं आता है तो मैंने इसी चैनल पे सर्कल चैप्टर की डिटेल वीडियो डाली हुई है एनसीईआरटी के क्वेश्चन जिसमें वो करे हैं। ठीक है, बहुत इजी वे में समझाया हुआ है, तो उसको देख लेना, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। उसमें हमने ये प्रूफ कर रखा था कि जो सामने वाली साइड होती है इस केस में जैसे PQ, और इसका अपोजिट साइड क्या बन रहा है SR, इन साइडों की लेंथ का सम बाकी दो साइडों यानी QR प्लस PS के लेंथ के बराबर होता है। ये प्रूविंग उसमें करा हुआ है। ठीक है, तो PQ मुझे निकालना है, बट SR मेरे पास है जो कि 5 है, और QR 9 है और PS 4 है। तो 9 + 4 13, 13 में 5 माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर कितना 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। देख लो ऑप्शन क्या है, सी हो गया। अब देखो सिक्स्थ में इसी में समझा देता हूँ। सिक्स्थ में कह रहा है विच इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत बेसिक है, सीधा देख लो, जिसमें एक्स स्क्वायर रह रहा है वो क्वाड्रेटिक होगा, जिसमें एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो जाता है सिंप्लीफाई करने पे वो नहीं होगा। पहले वाले में देखते हो एक्स स्क्वायर है, 2 को अंदर इंटू करोगे एक्स स्क्वायर रहेगा इसमें। अब क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये है, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा सेलेक्ट नहीं होगा। बी में देखोगे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हो तो यहाँ पे हमें 4x स्क्वायर मिलेगा, इसको अंदर इंटू करोगे 3x स्क्वायर मिलेगा, और उधर जाके अगर माइनस होता है तो एक्स स्क्वायर आएगा, यानी एक्स स्क्वायर रहेगा, एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। इस बारे में देखते हो तो क्या लिखा हुआ है x³ 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पे होल क्यूब लगाओगे तो क्या आएगा a³ b³ यानी 8 प्लस 3ab तो 6x ब्रैकेट a प्लस b, तो ये आएगा। अब ध्यान से देखोगे x³ से x³ ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक बनने के चांसेस है। ये इंटू होगा तो 6x स्क्वायर बचेगा, और ये इधर जाके सॉल्व होगा तो एक्स स्क्वायर ख़त्म नहीं होगा, यानी ये भी क्वाड्रेटिक है। तो लास्ट ही बच रहा है, ये नहीं होगा। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और कट जाएगा, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, यानी ऑप्शन हमारा क्या लिख लेगा डी। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। अब नेक्स्ट में मूव करते हैं। तो देखो 7th क्वेश्चन है, इसको भी मैं देखता हूँ, इसी में हो जाएगा तो इसी से समझा दूंगा। यहाँ पे कह रहा है इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ द सेगमेंट, इसका सेगमेंट का एरिया निकालना है। थीटा 90 बना हुआ है, आर हमारे पास नहीं है, वेरिएबल में ही इसको सॉल्व करना। ऑप्शन देखोगे तो वेरिएबल और पाई में ही है। अब सेगमेंट का तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो ये कर लो, ये डायरेक्ट होता है θ/360। सेक्टर का पहले लगेगा πr² माइनस r² अपॉन 2 साइन थीटा। ठीक है, ये आपके बुक के हिसाब से यूज़ कर सकते हो आप। ठीक, अब देखो 90 है, मैं डायरेक्टली कर दूँ, अगर थीटा की जगह 90 लिखता हूँ तो ये कट के 1/4 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। और
अगर हम देखें यहाँ पे आंसर जैसे कि पाई में है तो पाई ओपन नहीं करना है, आर स्क्वायर हमें पता ही नहीं है, इधर आर स्क्वायर रहेगा अपॉन 2 हो गया, और यहाँ पे 90 है तो साइन 90 बच्चा बच्चा जानता है 1 होता है। ठीक है, अब देखो इसमें हम आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और अगर देखा जाए तो 4 तो कॉमन नहीं लिया जा सकता। चलो पहले आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं हो रहे, एक बार देख लेते हैं। तो पाई अपॉन 4 इधर बचेगा, माइनस साइन 90 1 होता है तो इधर 1/2 आएगा खाली। ठीक, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं 4 सब में कॉमन लिए हुए हैं, तो 4 कैसे करें, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेके मान लो मैंने 4 साथ में ही कॉमन ले लिया, तो ये तो पाई रह जाएगा, 2 को 4 बनाने के लिए 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो ये मेरा ऑप्शन बनता है, पाई मतलब आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई -2, देख लो कहाँ पर है, ए पे। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए और कहानी ख़त्म। 8th क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ डेक। तो डेक में कितने कार्ड होते हैं, 52। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हार्ट। तो का एक पूरे डेक में 4 सिंबल्स के कार्ड होते हैं, हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। तो 4 से डिवाइड कर दो 52 को, 13 आएगा। अब ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हार्ट कार्ड आने की नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी है। तो 13 कार्ड हार्ट वाले होते हैं ना, तो इसको हटा दो, तो बाकी बचे 13 कार्ड, 13 सिंबल वाले, 13 कार्ड 3 सिंबल्स के बचते हैं, तो यानी कितना आ जाएगा 39। ठीक, या तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो, सीधा 52 में से 13 माइनस कर दो, 12 - 3 9 आएगा, एंड 4 - 1 3 आएगा, 39 ऐसे भी आ जाएगा। दोनों अगर देखा जाए डिविजिबल है ये 13 से, हाँ 13 से कट रहा है। 13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ा 54, तो 3/4 यानी बी ऑप्शन इसका आ गया हमारा, ख़त्म। 9 में कह रहा है 10 2x जो है 1 है मेरा, तो x क्या होगा, जिसमें x मेरा जो है 0 डिग्री से बड़ा या बराबर और 90 डिग्री से छोटा या बराबर होगा। तो देखो 10 2x = 1 है। अब 10 में 1 कब आता है, 45 पे आता है। अब क्योंकि रेशियो सेम है तो थीटा भी सेम होंगे, तो 2x = 45 हो जाएगा हमारा। अब 2 दूसरी साइड जाएगा तो 45 को डिवाइड कर देगा, तो अगर 45 2 से डिवाइड होता है तो हमें क्या मिलेगा, 2.5 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22.5। पक्का है, जल्दी के चक्कर में बहुत से बच्चे 45 लगा देंगे एग्ज़ाम में, ये 2x को इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए इसको ध्यान रखना है। अब 11th क्वेश्चन अगर पढ़े हम, तो कह रहा है इफ़ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन के बेस का एरिया ये अगर आ रहा है, इसका वॉल्यूम ये है, देन द हाइट ऑफ द कोन। अब देखो इसने क्या बोला हमें, बेस का एरिया, तो राइट सर्कुलर कोन का बेस क्या होगा, सर्कल होगा, और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जो कि इन्होंने यहाँ पे 25 दिया हुआ है। ठीक, अब देखो आगे चल के मुझे कहीं ना कहीं पाई यूज़ करने की नीड पड़ सकती है, और वॉल्यूम अगर हम पढ़े तो वॉल्यूम में ध्यान देना आर स्क्वायर ही होता है। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर की नीड पड़ेगी, तो एक काम करते हैं आर स्क्वायर की ही खाली वैल्यू लिख लेते हैं 25/पाई। या तो तुम इसको भी ना लिखो, तुम खाली यही लिख लो कि तुम्हारे पास अभी क्या है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 25 आ रही है, क्योंकि इसने बोला है एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक, अब इसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोन का, 1/3, 1/3 होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि 100 है। तो एच पूछ रहा है क्या होगा, तो 1/3 रहने देते हैं, पाई आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, 25 इंटू एच = 100 आ रहा है। बस जो मल्टीप्लाई में है वो दूसरी साइड डिवाइड में होगा, और जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 3 = 12। तो यानी इसका जो हाइट है वो कितना है, 12। अब देखो बच्चे इसको ओवर कैलकुलेट करने लग जाएंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे पहले अलग से और फिर उसको बाद में से पुट करके करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, समझे। 12th क्वेश्चन अगर देखते हो, इफ़ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ 2x² + kx + 8 आर इक्वल्स, अगर इसके जीरोस बराबर आ रहे हैं देन k की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखो
पॉलिनोमियल क्या है पहले तो ये देख लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² है, देन प्लस kx प्लस 8 है। अगर इसके जीरोस मेरे क्या आ रहे हैं, इक्वल है, तो इसमें देखो फोर्थ चैप्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर लो। अगर जीरोस इक्वल होते हैं तो डी हमारा जीरो के बराबर होता है। डी का मतलब क्या हो गया, b² माइनस 4ac। बी हमारा k है तो k² हो जाएगा। 4a हमारा 2 है और c 8 है। इसको बस सॉल्व कर दो। तो 4 इंटू 2 8, 8 8 जा 64, दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा और स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस √64 होगा और 64 का रूट क्या होता है 8। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा +-8 आएगा, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, तो 12 तक हमारा हो गया यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट में मूव करते हैं 13th। ठीक, तो 13th में देखो क्या कह रहा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से है ये। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कट ऑफ द आर्क ऑफ लेंथ 11 इज़। एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, बट हमारे पास है क्या क्या। अगर ध्यान से देखते हो 13th क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस है जो कि है 14 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है जो कि है 11 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है कि अब एरिया ऑफ सेक्टर बताओ क्या होगा। अब देखो इसमें थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हो। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 2πr = 11। ये दे रखा है। किसी तरीके से ध्यान से सुनना, किसी तरीके से अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर दूं तो मेरा डायरेक्ट आ जाएगा बिना ज़्यादा कैलकुलेशन करे। कैसे, एरिया ऑफ सेक्टर में 360 दोनों में ही, मतलब θ/360 रहता ही है, बट उसमें 2 नहीं होता। ठीक है, 2 नहीं होता, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो इधर 1/2 लिख लेता हूँ, इधर नीचे 2 आ गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया। और उस एरिया ऑफ सेक्टर में r² होता है, तो दोनों साइड मुझे r से इंटू करने की नीड पड़ेगी। तो एक r इधर भी आ जाएगा, एक r इधर भी आ जाएगा। तो रिजल्ट में मुझे इधर क्या फॉर्मूला मिलेगा, θ/360 πr²। और इधर r है, बट r की वैल्यू मुझे पता है 14, मैं खाली यहाँ पे एक बार यूज़ करूँगा तो 7 आ जाएगा। 11 × 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ख़त्म, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना इसको। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, इसको फॉलो करके सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर थीटा की वैल्यू इसमें पुट करके करेंगे, खामा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब देखो 14th क्वेश्चन पे पढ़े हम, कह रहा है ABC सिमिलर है PQR के। AB की वैल्यू 4 है, PQ की 6 है, QR की 9 है, RP की 12 है, देन पेरीमीटर बताना है। तो पहले लिख लेते हैं, ऐसे करेंगे तो नहीं होगा ये। ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ठीक, जिसमें देखोगे AB की वैल्यू, अब हम जानते हैं AB 4 है जो कि करॉस्पोंडिंग होगा किसके, PQ के, और जो कि PQ यहाँ पे कितना दिया हुआ है 6। देन QR ये 9 दिया हुआ है और RP ये वाली वैल्यू, RP की वैल्यू यहाँ पे 12 दी हुई है। ठीक, तो पूछ रहा है पेरीमीटर बताओ ABC का पेरीमीटर क्या होगा। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो AB/PQ का रेशियो 4/6 बनेगा इसमें। ठीक, तो इसका रेशियो क्या बनेगा, 2/3 ये बन रहा है। तो अगर मैं रेशियो को फॉलो करूँ और मैं अगर BC की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो BC/QR जो होगा मेरा, क्रॉसपॉन्डिंग देखना, BC का जो है QR होगा। तो BC की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है जिसको मैं x मानूँ, ठीक, और QR मेरे पास गिवन है 9 और इनका रेशियो क्या है 2/3। तो 3 3 जा 9 होता है, तो 2 3 जा क्या होगा 6। तो BC की वैल्यू मेरे पे यहाँ पे क्या आ जाएगी 6। अब लास्ट मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, AB चाहिए, सॉरी AC चाहिए। तो AC की अगर बात करा जाए तो AC के क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा शेप आ रहा है, सॉरी कौन सी साइड आती है, PR। AC को चलो Y मान लूँ, PR मेरे पास कितना दिया है क्वेश्चन के हिसाब से 12 दिया हुआ है और रेशियो क्या था 2/3 रेशियो आ रहा था। 3 को कितने से इंटू करेंगे, 12 है 4, तो 2 4 सा 8, साइड मिल गई सारी मुझे। बस अब पेरीमीटर निकालना है ऑफ ट्राइंगल ABC। तो उसके लिए क्या कर देना, ऐड कर देना किसको, AB की वैल्यू 4 थी,
बी सी की वैल्यू यहाँ से 6 आई और ए सी की वैल्यू 8 आई, तो 18 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। ठीक, अब देखो 15th क्वेश्चन है, कह रहा है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी इज दिस, देन एक्स, तो एक्स क्या होगा। ठीक, चलो यहाँ पे थोड़ा हर जगह यहीं पे कर लेते हैं। देखो 3 अपॉन, वेट, इधर जगह इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कौन सा था, 15th। तो प्रोबेबिलिटी वर्ड है, प्रोबेबिलिटी, तो इसमें कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने की बात कर रहा है। तो टोटल लेटर कितने, पहले ये देख लो, 3 3 6 3 9 2 11, तो प्रोबेबिलिटी में टोटल लेटर 11 यानी 11 है। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और इसमें कह रहा है कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तो कॉन्सोनेंट लेटर्स कौन होते हैं, याद रखना, वोवल लेटर्स को छोड़ के बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। और वोवल लेटर्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो इसको छोड़ के कितने लेटर्स है, पी है, आर है, ओ नहीं लेंगे, बी है, ए नहीं होगा, बी होगा, आई नहीं होगा, एल होगा, टी होगा और वाई होगा। काउंट करो, 3 3 6 1 7, तो 7 है कॉन्सोनेंट लेटर्स। और यही यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 3/2x+1, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ इधर, तो कुछ कट नहीं रहा, 2x+1 7 से इंटू होगा तो 14x+7 आएगा, और 3 × 11 करेंगे तो 33 आ जाएगा। 14x+7 था, 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 33 माइनस अगर 7 करा जाए तो 26 आंसर आएगा, और 26/14 हो जा रहा है। और इसको अगर आप काटते हो 2 से तो 7 टाइम्स 1 3, आंसर जो आएगा 13/7 आएगा। चेक करो, ऑप्शन है यानी बी। ठीक है, अब अगला देखते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था 15th, अब 16th देखते हैं। तो 16 में कह रहा है कि द पॉइंट पी क्यू आर एस, ये वर्टेक्सेस किसके हो सकते हैं, कैसे निकालोगे। ठीक है, वैसे तो मैं इसको ज़्यादा लिख के नहीं करता, बट लिख लेता हूँ थोड़ा ताकि समझाने में आसानी रहे। 16th है, पी दिया गया है 4 0, क्यू दिया गया है 4 - 3, ठीक है, सॉरी 4 - 3, ठीक, और आर जो है वो दिया गया है -4 0, एंड लास्ट एस जो है, अच्छा ऑलरेडी थी, तो जो एस दिया गया है वो -4 और 3 है। ठीक, तो ये कौन सा शेप के वर्टेक्स हो सकते हैं ये पता करना है। तो उसमें देखो आपको सब में डिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ठीक, और डिस्टेंस फास्टली कैसे सॉल्व करना है मैं ये बताऊंगा, मगर उससे शॉर्टकट कुछ नहीं है इसमें। आप पहले साइड लेंथ निकालोगे, यानी पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी ए पी एस। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको एक सीक्वेंस में लिखते हो, जैसे आप मान लो एक कोऑर्डिनेटर यहाँ पर ड्रॉ करते हो, इधर मान लो आपने एक ऐसा कोऑर्डिनेटर बनाया है, ये पी क्यू आर एस है, तो साइड लेंथ देखो कैसे निकल रहा है, पी क्यू, ठीक है, फिर आर क्यू यानी क्यू आर, फिर अगर तुम देखते हो आर एस ये आ गया, और लास्ट पी एस ये आ गया। तो पहले आपको साइड लेंथ निकालनी है। अब अगर मैं साइड लेंथ निकाल लूँ तो पी क्यू डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे, सीधा सीधा 4 - 4 सेम नंबर, मतलब सेम सिंबल के साथ है तो हमेशा उनका डिफरेंस लिख लेगा, यानी 4 - 4 0 आ जाएगा, ख़त्म। 0 - 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 का रूट करोगे 3 आएगा, ख़त्म। ठीक, अब क्यू आर का निकालूंगा, ये रे क्यू आर, तो 4 - 4 डिफरेंट सिंबल से तो नंबर जुड़ जाएंगे, 4 + 4 8 होगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 3 - 0 है तो सीधे सीधे इसका 9 आएगा, और 64 प्लस अगर 9 करता हूँ मैं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 73। ठीक, अब अगले पे मूव होते हैं, यानी आर एस, तो आर और एस ये लगेगा, -4 - 4 है, सेम सिंबल है, डिफरेंस होगा यानी 0, ख़त्म। 3 0 है, 9 होगा, तो इसका तो 3 आ गया। ठीक, कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रहा है कि कोई ये तो या तो ये रेक्टेंगल है या तो पैरेललोग्राम है। ठीक, लास्ट पी एस,
पी एस अगर निकालते हैं तो 4 माइनस 4 अपोजिट सिंबल है, जुड़ जाएंगे नंबर 64, 3 9 आएगा, यानी इसका 73 आएगा। अब देखो दो साइड जो है सेम है, ये और ये वाले, तो या तो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, या तो ये पैरेललोग्राम है। अब कैसे कंफर्म करेंगे? देखो दोनों में ध्यान रखना, रेक्टेंगल में डायगोनल्स की लेंथ, अब डायगोनल्स कैसे बनेगा, ध्यान से अगर देखोगे तो पी आर डायगोनल है, तो रेक्टेंगल में पी आर की लेंथ क्यू एस के लेंथ के बराबर होगी, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में यही चीज़ बराबर नहीं होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स की लेंथ अलग अलग होती है, ठीक। अब इतना बनाने का तो टाइम नहीं होता, बस याद रखना आपको ऑल्टरनेट निकालना है डायगोनल के लिए, तो पी के साथ आर हो गया और क्यू के साथ एस। तो अगर मैं अब यहाँ पर पी आर की लेंथ निकालूँ तो पी और आर डिफरेंट सिंबल से दोनों के सामने जुड़ जाएगा, 4 4 8, 8 का स्क्वायर 64, और दोनों में 0 है तो सीधा 64 का रूट कितना आएगा 8। अगला क्यू एस, तो क्यू एस ये दोनों है, 4 माइनस 4 अगेन डिफरेंट सिंबल, तो दोनों नंबर जुड़ जाएंगे, तो 4 + 4 8 64 आ जाएगा, और 3 देखो डिफरेंट सिंबल है, 3 भी जुड़ जाएगा 9 आएगा, यानी ये अंडर रूट यहाँ पे 73 हमें देगा, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये अनइक्वल है, यानी एक पैरेललोग्राम है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ठीक। अब 17 पे मूव करते हैं, 17 और 18। 17 में कह रहा है द मीडियन ऑफ द सेट ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन, 11 अलग ऑब्जर्वेशन थे, उनका मीडियन 25 आ रहा है, एंड ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज बाय 3, देन द मीडियन। मैंने एक वीडियो में ये ऑलरेडी बताया था, मीन के केस में बताया था वो, लेकिन वो मीडियन में भी अप्लाई होता है। तो अगर 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन थे, वो उनका मीडियन 25 आ रहा था, और अगर सारे ऑब्जर्वेशन 3 से डिक्रीज़ हो रहे हैं तो मीडियन भी 3 से डिक्रीज़ हो जाएगा, याद रखना। तो अगर मीडियन 25 था तो 25 में 3 माइनस करोगे, अगर आप 25 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा 22 आएगा, यानी जो नया मीडियन आएगा न्यू सेट का वो 22 हो जाएगा ए, बस। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज़, तो सिंपल है, इसका बना लोगे अगर तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। यहाँ पे कह रहा है कि सर्कल है, ठीक है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ है ये, और ये सेंटर है, तो इसको P मान लो, इसको A मान लो, और सेंटर से इसके जो डिस्टेंस है उसको कुछ और भी मानेंगे, और ये मेरा रेडियस है AO, ठीक। तो ये कह रहा है लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल ऑफ रेडियस 5, तो रेडियस क्या है 5, फ्रॉम द पॉइंट 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये जो पॉइंट है सेंटर से कितना है 13 सेंटीमीटर दूर है, इज़ यानी इसकी लेंथ बतानी है। तो देखो तुमने पढ़ा था ये 90 डिग्री होता है, और 90 के सामने वाला हम जानते हैं हाइपोटेनस होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस यानी पी ओ का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस ए ओ के स्क्वायर के बराबर होगा। थोड़ा सीधा लिख लेते हैं क्योंकि पी ए हमें निकालना है, ए ओ पी ओ। अब ए पी ए है, इसको चलो एक्स मान लेते हैं ताकि बार बार ना लिखना पड़े, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ए ओ 5 है 5 का स्क्वायर, पी ओ 13 है 13 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 13 का 169 एंड 5 का 25 होता है, इधर माइनस हो जाएगा, और अगर इसको माइनस करते हो आप तो आपको मिलेगा यहाँ पे 144, और 144 का रूट बच्चा बच्चा जानता है, यानी क्या होता है इसका 12, कहानी ख़त्म, यानी ए ऑप्शन, ठीक। अब देखो असर्शन रीज़न पे आते हैं, ठीक। ये थोड़ा सा होता है कि इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। 19 में कह रहा है नंबर 7n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देख लेते हैं, 7n बोला इसने, अगर 1 होगा तो 7 से एंड होगा, 2 होगा तो 9 से एंड होगा, 3 होगा तो 3 से एंड होगा, ठीक है, मगर 5 से कभी एंड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तुम 4 कर देते हो तो 991 आएगा, ठीक है, 5 से एंड नहीं हो सकता, ये बात तो ठीक कह रहा है, ठीक। फिर कह रहा है द नंबर एंड्स विथ 5 ओनली इफ़ देयर इज़ अ प्राइम फैक्टर कंटेन द प्राइम नंबर 5, नहीं
5, हाँ बात सही है। अगर प्राइम फैक्टर में उसके 5 आ रहा है देन वो 5 से एंड हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। ठीक, तो कहीं ना कहीं इसको ये रिलेट कर रहा है, तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा मोस्ट प्रोबेबली ए लिख लेगा। ठीक, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो ए ही आ रहा है, बट श्योरिटी एक बार प्रॉपर चेक करने पे ही मिलेगी। देखो 10 थीटा कोट थीटा 2 दे रहा है, थीटा मस्ट बी 45। ये आंसर तभी आ सकता है जब थीटा 45 हो। हाँ 10 45 पे 1 आएगा, कोट 45 पे भी 1 आता है, तो 1 जुड़ के ही 2 बनेगा, तो ये बात तो ठीक है। ठीक है, फिर कह रहा है 10 45 1 था, कोट 45 1 होता है तभी आ रहा है, तो सही है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो इसके साथ हमारा ये MCQ भी ख़त्म। 19th अगर ये सही है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी समझा दूंगा। बाकी तो मेरे अकॉर्डिंग तो परफेक्ट है ये, क्योंकि 7n जो है 5 से एंड नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहीं प्राइम 5 का प्राइम फैक्टर नहीं है। क्योंकि अगर तुम 15 देखोगे, 15 की पावर कुछ भी रखोगे उसमें 5 आने के चांसेस हैं। बाकी 10 रखोगे उसमें 5 तो नहीं आएगा। प्राइम नंबर 5 कह रहा है, द नंबर एंड विद द 5 ओनली इफ़ देर इज़ अ प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन द प्राइम नंबर 5। हाँ तुम 3 देख लो, 4 हो गया या फिर 6 हो गया, 7 8 9, इनके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आता, और इनका कुछ भी पावर ले लोगे कभी 5 से एंड नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये ठीक है, और इसके हिसाब से कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर ही रहा है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन होगा हमारा। ठीक, तो इसके साथ प्रैक्टिस पेपर 2 के भी हमने MCQ आज ख़त्म कर दिए। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को शेयर लाइक कर देना, और उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचा देना जो बच्चे अभी भी राम भरोसे बैठे हुए हैं कि पास होना है। ठीक।